तो यहाँ पर दुलारी जी ने अपनी बड़ी बहू को कमेंटिंग करना शुरू किया। उसके साथ साथ उनके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज की बांझ है, बांझ है, बांझ है। और एक हमारे उसमें एक कहने की बात है ना, भैया घर के बाहर कुत्ता रो रहा है तो जरूर कुछ अशुभ हो जाएगा। हमें अगर एक और पैरानॉर्मल चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उसके प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलू है। आप लोग सोच रहे होंगे आज अमित जी कहाँ हैं? आज हमने अमित जी की छुट्टी कर दी। बहुत टाइम से आ रहे थे, बोर हो गए थे हम भी देख देख के। सोचा शो साझा कर लेते हैं। रोज भूतों की बातें होती थी, आज एक भूतनी प्रकट हो गई है आपके सामने। आशा करती हूँ मेरी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। तो हम शुरू करते हैं कहानी। मैं आपको एक घर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आपने देखा हो ये घर किसी समय काफी समृद्ध हुआ करता था। इस घर में एक आगे खुला हुआ खेत है, पीछे कुआं है, पेड़ भी हैं। दरअसल बता दूं ये कहानी भेजी किसने हमें? ये कहानी हमें भेजी है सनी जी ने कानपुर से। ये उनके पैतृक गांव पूर्वांचल की तरफ से स्टोरी आई है जो उन्होंने अपने दादा दादी और माता पिता से सुनी है। तो कहानी के विषय पे आते हुए मैं आपको बात बताती हूँ। ये बात शुरू कहाँ से होती है? किसी समय ये घर काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। किसान फैमिली थी और काफ़ी जिसमें एक बड़ा भरा पूरा परिवार हुआ करता था। माता पिता, उनकी 3 संतानें और एक बेटी। हमारे समय में मान लो कि 97-98 के आसपास जो 90s की जो फैमिलीज़ हुआ करती थी, उन्होंने फैमिली बहुत जल्दी स्टार्ट करते थे। ऐसे ही जो ये फैमिली थी, उनके मुखिया श्यामलाल जी और उनकी पत्नी दुलारी का विवाह कम उम्र में कर दिया गया था। जब कम उम्र में विवाह होता है तो संतानें भी जल्दी होती हैं, क्योंकि एक प्रेशर होता है उनके इन लॉज का कि वे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो ठीक है जी, श्यामलाल जी के 3 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। तो टाइम के साथ साथ दादा दादी तो स्वर्ग से धार गए। अब बचे श्यामलाल जी और दुलारी जी। अब दुलारी जी ने भी एक टाइम के बाद सोचा अब मैंने बुढ़ापा ले लिया है, अब एक बेटे की शादी करा दी जाए। तो ठीक है, उन्होंने एक सुकन्या देख के अपने पुत्र केशव की शादी कर दी। अब जो ये आप फोटो जो देख रहे हैं, ये श्यामलाल जी के मकान की है। श्यामलाल जी का एक भरपूर परिवार था और काफ़ी बड़ी खेतीबाड़ी थी और शहर के बाज़ार में उनकी एक दुकान हुआ करती थी बीज भंडार की, जिसमें खाद भी मिलती थी। तो जाहिर सी बात है आसपास के सभी किसान उस दुकान से सामान लेते थे। तो इसका मतलब कारोबार बहुत संपन्न था उनका। अच्छी खेतीबाड़ी, अच्छा बीज भंडार और पैतृक संपत्ति भी हुआ करती थी। तो कुल मिला के परिवार बहुत संपन्न था। तो श्यामलाल जी की जब शादी हो गई तो उनकी पत्नी दुलारी के 3 पुत्र हुए। पहला केशव, दूसरा विनोद, पुत्री सीमा और तीसरा पुत्र राहुल। ठीक है जी, समय के साथ साथ दादा दादी स्वर्ग से धार गए। अब बारी आई श्यामलाल जी और उनकी पत्नी दुलारी जी की। एक हमारे समाज में एक बात है कि हर औरत 35 साल के बाद सोचती हम तो बूढ़े हो गए, छोड़ो चलो पुत्र की शादी कर देते हैं, क्योंकि उनकी शादी बहुत जल्दी हुई थी और बच्चे भी जल्दी हो गए। तो उन्होंने अपने पहले पुत्र केशव की शादी करने की सोची। एक अच्छी सरगुण संपन्न बहू ढूंढी गई, जो कि हमारे सामाजिक दायरे में होता है ना कि एक अच्छी बहू जो कि सारा गृह कार्य में संपन्न हो। बहू ढूंढी गई, बड़े चाव से धूमधाम से बेटे की शादी की गई और बड़ी बहू घर में आ गई। समय के साथ साथ जो एक इच्छा होती है भारतीय समाज में, अब शादी हो गई है तो बच्चा पैदा करो। घर वालों के साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपके रिश्ते नात और समाज में जितने भी लोग हैं, एक पीआर प्रेशर क्रिएट हो जाता है बहू के ऊपर, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। भाई ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ कम उम्र के थे, बहुत ज़्यादा उम्र तो थी नहीं उनकी। बच्चा ट्राई करने लगे, ठीक है, नहीं हुआ।
और जब साल 1.5 साल बीत गया और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। समय देना चाहिए हर रिश्ते को, यहाँ पर समय नहीं दिया गया। पहले से ही एक क्यास लगे तो शादी हो गई है तो बच्चा भी पैदा कर लिया जाए। साल बीता, 1.5 साल बीता, साथ साथ ताने भी शुरू हो गए। तानों की शुरुआत हमेशा घर से होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। चाहे किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो, क्रिटिसिज्म हमेशा घर से ही शुरू होता है आपके। तो यहाँ पर दुलारी जी ने अपनी बड़ी बहू को कमेंटिंग करना शुरू किया। उसके साथ साथ उनके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज की बांझ है, बांझ है, बांझ है। उस समय इतना ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चलता था और शायद उसको मानते भी नहीं थे लोग, रिक्वायर्ड भी नहीं समझते थे। और यहाँ पर बात पौरुषत्व पे भी आ जाती है कि शायद पुरुष ही कुछ करने लायक नहीं है। इधर केशव भी एक अलग मानसिकता से जूझ रहा था। उसके यार दोस्त, उसके जितने भी संबंधी थे, उसको एक अलग तरह की दृष्टि से देखने लगे थे। शायद इसमें ही दम नहीं है। ठीक है, समय बीतता चला गया, समय बीतता चलेगा, स्थितियाँ और ख़राब होती चली गई। तो दुलारी जी ने थक हार के सोचा कि चलो बच्चों की शादी कर दी जाए, अभी भी 3 बाकी हैं। तो 2002 में सीमा का विवाह तय कर दिया गया। और यहाँ पर एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अगर अपनी पुत्री के बच्चा ना हो तो कमी दूसरे में, अगर अपनी बहू के बच्चा पैदा ना हो तो कमी बहू में। किसी को अपना अंदर नहीं दिखता, मगर हाँ दूसरे की खोट बड़ी जल्दी दिख जाती है। तो इस कहानी में भी यही चीज़ आ रही है। तो ठीक है, सीमा का विवाह कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद उनके सेकंड बेटे विनोद का विवाह कर दिया गया। अब दूसरी बहू लाई गई, फिर वही सब चीज़, बहुत आदर सम्मान, उसका बहुत ध्यान रखा गया और देखभाल की गई। और इधर बड़ी बहू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी। भैया उसको और ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया फैमिली ने। अब सेकंड बहू आई, उसके बाद कुछ ही महीने बाद उसने प्रेगनेंसी ले ली। तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ लोगों को झुकाव ज़्यादा हो गया। सास ज़्यादा ध्यान देने लगी, रिश्तेदार सब लोग उसको पूछने लगे, भाई भाई बहुत अच्छी बहू है, वंश बढ़ाने के लिए आई है हमारा, ये वो। और इधर पहली बहू की हालत ज़्यादा ख़राब करते गए, उसको बहुत ज़्यादा ताने, उसको बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी मिलने लग गई। देखो, दिल तो हर किसी का दुखता है, उसका दुखता है तो उससे जुड़े लोगों का भी दुखता है, ख़ास तौर से उसकी माता का, जो बड़ी बहू की माता थी। अब सेकंड बहू, जो अब दूसरी जो बहू आई थी, उसने गर्भ धारण कर लिया। उसका बहुत ध्यान रखे जाने लगा। ससुर जी भी नई नई चीज़ें ला रहे हैं, सास भी ध्यान रख रही है, तो भैया इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ, इसको ऐसा चाहिए, बहू तू आराम कर। और यहाँ पर परिस्थितियाँ बड़ी बहू के लिए बिगड़ती जा रही थी। ठीक है, चलो भगवान उनका भी भला करे, जो हुआ। बट हाँ, किसी एक के लिए किसी दूसरे को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना हमेशा ख़राब होता है, क्योंकि ये आपके अंदर ईर्ष्या का कारण भी बन जाता है। और यहाँ पर भी इस स्टोरी में भी एग्जैक्टली यही हुआ। बड़ी बहू दुखी थी, उससे जुड़े उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं दुखी थे, क्योंकि अपनी बेटी दुखी होती है तो शायद उसके माता पिता उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। चलो सिलसिला चलता रहा चलता रहा। अचानक क्या होता है कि दूसरी वाली बहू का बच्चा गिर जाता है। जब बच्चा गिर जाता है तो फिर दोबारा घर में वही कोहराम, भाई बच्चा गिर गया, ये वो। और उसका ब्लेम गेम भी बड़ी बहू पे डाल दिया जाता है कि तेरी वजह से बच्चा गिर गया, तू इसका बच्चा खा गई, ये वो। 90s की सासें तो वैसे बड़ी डेंजर हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी ये था कि तू उसका बच्चा खा गई, ये उस पर ज़्यादा और ज़्यादा ब्लेमबाजी होने लगी। ठीक है, चलो उसका ध्यान रखा गया, करते 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 6 महीने बाद विनोद की वाइफ फिर दोबारा गर्भवती होती है। गर्भवती होती है तो उसका ध्यान रखा जाने लगता है पहले से भी ज़्यादा। अचानक फिर क्या होता है, 2 महीने बाद उसका बच्चा फिर गिर जाता है। भाई अब तो गाज ही गिर गई परिवार पे कि ये क्या हुआ, ये हुआ, फलाना दिख रहा। खूब सारी अंट-शंट बातें जो चल रही थी गांव में चली और काफ़ी कुछ बोला गया, सब ने सुना, ये वो। बट बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था पूरी फैमिली के लिए। और ज़्यादा जो झेल रही थी, कहीं ना कहीं बड़ी बहुत ज़्यादा झेल रही थी, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी। इधर उसका पति भी शराब का आदी हो चुका था, अपनी बीवी से काफ़ी झगड़ा करता था, कभी कोई मार पीट भी दिया करता था। तो वो तो बेचारी
सब तरफ से मारी जा रही थी। ठीक है, अब क्या होता है कि दूसरी बहू के स्वस्थ लाभ के लिए दूसरा गर्भपात के बाद उसको उसके मायके भेज दिया जाता है कि भैया तुम जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर फसल उगेगी, ये सोच के। ठीक है, वो अपने मायके आ जाती है। तो बार बार जो उसका बच्चा गिर रहा था तो उससे दूसरे बहू की मम्मी बड़ी परेशान थी, भाई हो क्या रहा है, गर्भ धारण तो कर रही है मगर बच्चा गिर क्यों रहा है बार बार। तो मेडिकल का तो पहले इतना था नहीं, लोग ये तांत्रिक और ओझा वगैरह में बड़ा बिलीव करते थे। तो क्या होता है, उसकी माँ एक बाबा जी के पास जाती है ऐसी कि बाबा जी मेरी बेटी बार बार गर्भ धारण करती है और बार बार उसका बच्चा गिर जाता है। बाबा जी कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। बाबा जी देखते हैं और उसके बाद बताते हैं भैया इस पे तो किसी ने तंत्र क्रिया करी हुई है। तंत्र क्रिया कौन कर सकता है, सभी लोग तो जानकार हैं, तंत्र करेगा कौन। वो कहता है देखो तंत्र तो हुआ है और घर वाले ने ही किया है। घर वाले कैसे कर सकते हैं, वो तो चाहते वंश बढ़े, ऐसा कौन होगा जो इसको चाहेगा कि वंश मिटे। क्या देखो भैया इनकी बड़ी बहू है, उसके शायद बच्चे नहीं हैं, पीहर में उसकी मदर ने ये कोई ऐसा कांड किया है जो भी तंत्र मंत्र किया है इसके ऊपर जिससे कि इसके कोख में बच्चा रहे ही नहीं। तो ये वहाँ से तंत्र चल रहा है जो छोटी बहू पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो माता बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है भाई अब इसका तो कोई ना कोई तो तोड़ करना पड़ेगा। एक औरत की बुद्धि, अपनी बेटी पे कष्ट आया तो यूं, दूसरी की बेटी को कष्ट देना तो यूं कर देती है। ठीक है चलो, सिलसिला शुरू हो जाता है, वो इधर से उधर का, उधर से इधर का आरोप प्रत्यारोप, तूने मेरा किया मैं तेरे पे कर दूंगी, मैं तुझे तबाह कर दूंगी, वही सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो माँ कहती है मेरी बेटी को कष्ट दिया तो उसकी बेटी कैसे चैन से रह लेगी। अब ठीक है भाई, बाबा जी घुमाओ कोई चक्कर, और बाबा जी भी लग जाते हैं तंत्र क्रिया में। वो क्या करते हैं, उसको तो सेव करते हैं उसकी बेटी को, और बहू के ऊपर जो बड़ी बहू है जिसको कुछ मालूम ही नहीं है कि उसकी माँ ने उसकी देवरानी पे कुछ कर रखा है, उसके ऊपर बाबा जी बड़ी बहू के ऊपर तंत्र छोड़ देते हैं कि भैया अब तुम भी भुगतो। वो एक ईर्ष्या होती ना, भैया हम तो परेशान हो रहे हैं, तुम कैसे सुखी रह लोगे, एक तो पहले से दुखी, ऊपर से तंत्र वो छोड़ दिया। अब भैया बड़ी बहू पे छोड़ दिया गया तंत्र। अब धीरे धीरे बड़ी बहू की तबीयत होने बिगड़ने लगी। ठीक है, और इधर विनोद जी की वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट होती है और बड़ी बहू की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगती है, और बीमार, और एक समय के बाद वो लेडी इस दुनिया को ही छोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है, एक अतृप्त आत्मा जिसका कोई दोष ही नहीं था वो इस दुनिया से अलविदा कर जाती है। और नो डाउट इतना जो कष्ट सह के गया है सब तरीके से, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से, वो कहीं ना कहीं रिवेंज तो लेता ही है। अब उस औरत ने, बड़ी बहू की आत्मा ने उस घर वालों को जो नाटक दिखाए हैं, उन्हें वो घर, वो ज़मीन जायदाद, वो खेत सब कुछ छोड़ने में मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो परिवार वो घर छोड़ दिया और जाके अपने शहर वाले घर में बस गया। लोगों की मान्यता ये है कि वो बहू, बड़ी बहू आज भी उन खेतों में है, उस मकान में है, और कभी कभी वो पड़ोसियों के कुएं पे भी दिखाई देती है, और जो पड़ोसी छत पे सोते थे कभी कभी उनकी छत पे भी ट्रैवल करती है। तो डर के मारे लोग छत पे भी नहीं सोते। अब देखो, एक ने किया, भुगत पूरा अड़ोस पड़ोस रहा है। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि भैया कुछ तो कर्म उनके भी रहेंगे, उन्होंने भी कोई कसर छोड़ी होगी पड़ोसियों ने। पड़ोसी भी भड़काते हैं, बस शुरुआत हमेशा घर से होती है। कहते हैं ना कि जैसे बच्चा काला होता है, बच्चे को काला कभी पड़ोसी नहीं कहते, घर वाले कहते हैं तू काला। पहले नाम, उपनाम हमेशा घर वाले ही देते हैं, उसके बाद पड़ोसी देते हैं, और फिर शहर देता है। तो हर चीज़ की शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। अगर उसकी सास उसको बांझ ना कह के उसका इलाज करवाती, बेटे का इलाज कराती, तो शायद केशव के भी एक संतान होती। मगर ये सब सोचा नहीं गया। हमेशा ऊट पटांग बातें सोच के एक जिंदा लड़की को आपने एक रूह में तब्दील कर दिया। चलो, समय के साथ साथ ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ ये बंजर होता चला गया। आज भी ये घर
पूर्वांचल के एक गांव में है। इसकी अभी लेटेस्ट फोटोग्राफ सनी जी ने 2024 में ली थी। तो ये घर देखिए। आप इस घर को देख के लगा सकते हैं कि ये खेतों के बीच में था। खेतों में कभी किसी भी घर में बाउंड्रीज नहीं होती, जो इस घर में भी नहीं है। तो इसके आसपास की संपन्नता बहुत अच्छी थी, क्योंकि पूर्वांचल की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। मगर ये घर आज भी बंजर पड़ा है। अब मैं आपको दूसरी स्टोरी बताने जा रही हूँ। 2015 में सनी जी MBA कर रहे थे कानपुर से। उनके घर के पास ही एक पार्क था जिसमें बाउंड्री नहीं होती थी। दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते थे और रात को वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती थी, क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं होती थी कि पार्किंग प्रॉपर मिल सके। तो गाड़ियाँ अक्सर पार्क में ही पार्क होती थी। सनी जी के घर के पास एक घर था जिसमें एक अंकल किराए पे रहते थे। वो किसी एक सरकारी अधिकारी के ड्राइवर होते थे। सुबह गाड़ी जाती थी सुबह साहब को लेने, और शाम को 10 बजे के बाद गाड़ी दोबारा पार्क में लग जाती थी। ऐसा चलता रहा टाइम धीरे धीरे। और सनी जी भी MBA कर रहे थे और एक होनहार छात्र थे। उनके पिताजी पुलिस में थे और उनके बड़े भैया आर्मी में। जाहिर सी बात है, बड़े भैया हमेशा घर से बाहर ही रहते थे और पिताजी की ड्यूटी कभी सुबह है कभी शाम है, तो ऐसे चलता रहता था। घर में अक्सर सनी जी और उनकी माता जी ही घर पे होती थी। सर्दियों का समय था। एक रात सनी जी अपनी मम्मी के साथ सोए हुए थे। उनको रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। कुत्ते जो नॉर्मली भौंकते रहते रात को, किसी भी कोई स्कूटर गया उसके पीछे भौंक लिए, साइकिल गई उसके पीछे भौंक लिए, कोई गाड़ी गई उसी के लिए पीछे भौंक लिए। मगर उस दिन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ में थोड़ा फ़र्क था। वो रो रहे थे और अलग तरह की साउंड थी, जिससे सनी की आँख खुल गई। थोड़ी देर तक वो करवट बदलता रहा। फिर सोचा क्या बात है, ये ऐसे क्यों भौंक रहे हैं अजीब तरीके से। और एक हमारे उसमें एक कहने की बात है ना, भैया घर के बाहर कुत्ता रो रहा है तो ज़रूर कुछ अशुभ हो जाएगा, क्योंकि सनी के बड़े भाई आर्मी में थे और पिताजी पुलिस में। तो एक डर रहता ना कि मेरे किसी जानकार के साथ कुछ अहित ना हो जाए। तो ये डर सनी को जगाता है। चलो देखूं, कुत्तों को भगा के आता हूँ क्या है। तो सर्दी का समय था, वो उठने लगता तो मम्मी बोलती है, बेटा कहाँ जा रहे हो। अक्सर मम्मियाँ बोली रहती हैं जब बच्चा उठ के जाता है, कहाँ जा रहा है, कोई यार दोस्त तो नहीं आ गया। पहली बात तो माँ के दिमाग में ही आती है, कोई यार दोस्त तो नहीं आ गया, इस समय कहाँ जा रहा है ये। कहते नहीं मम्मी कहीं नहीं जा रहा, ये कुत्ते भौंक रहे हैं उनको देखने जा रहा हूँ। कहते यार, माँ बोलती है मत जा, रात के समय है, सर्दी का समय है, कोई ऐसे कूक रहा होगा, दरवाज़ा खोलेगा तो कोई कुत्ता घर में घुस जाएगा, तू मत जा। सनी थोड़ी देर तो बैठ जाता है, मगर फिर उसको बेचैनी होने लगती, नहीं यार कुत्ते भौंक रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सनी उठता है। मम्मी कहती ठीक है यहाँ से दरवाज़ा मत खोलियो, तू ऊपर बालकनी से जाके देख। तो सनी कहता ठीक है, बालकनी में जाता है। तो जाते जाते अपने साथ एक मग्गा पानी भर के ले जाता है। क्या कुत्ता दिखेगा और पानी फेंक दूंगा। अक्सर जानवर लोग पानी से भग जाते हैं, जैसे गाय हैं, कुत्ता है, बकरी है, बैल है, जो भी पानी डालोगे थोड़ा हट जाते हैं वहाँ से। वो जो काम कर रहे थे वो करना छोड़ देते, कुत्ता है भौंकना बंद कर देता है और गाय भी आगे चली जाती है। तो सनी अपने साथ एक पानी का मग्गा ले गए और अपनी बालकनी में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि अंकल की गाड़ी जो अक्सर पार्क में खड़ी होती थी, आज वो अंकल के मकान के साथ ही खड़ी हुई है। उनकी बाउंड्री वॉल के पास खड़ी हुई थी वो गाड़ी अंकल के। तो सनी ने अपना मग्गा घुमाया और कुत्ते पे ऐसे फेंका, पानी कुत्ते पे गिरा। और ठंड का समय था, कुत्ते पे ठंडा ठंडा पानी गिरा, वो घबरा के बेचारा भग गया। सनी को सेटिस्फेक्शन हुआ, चलो कोई बात नहीं, निशाना तो गया, कुत्ते पे पानी गिरा और कुत्ता भाग गया। चलो सनी सोचा चलो जान में, अब कुत्ता नहीं भौंकेगा और ना ही ये रोएगा। सनी निश्चिंत होकर दोबारा आया और अपना रजाई ली, सो गया। आधे घंटे बाद फिर वही हुआ, कुत्ता अलग साउंड में रोना शुरू हुआ। वो भौंक भी रहा था, रो भी रहा था, चल के आ रहा था। सनी फिर बेचैन हुआ, क्योंकि एक बार आप लेटते हो तो सर्दियों में जल्दी से नींद नहीं आती, क्योंकि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं अजीब तरीके से। अब सनी ने मुश्किल से गर्माहट आई थी रजाई में और वो कुत्तों ने फिर डिस्टर्ब कर दिया। अब अलग सी बेचैनी रजाई से निकले या कुत्तों को भगाए। उसने सोचा नहीं कुत्तों को भगाऊंगा, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो फिर उठता है, दोबारा एक मग्गा पानी लेके जाता है, वो फिर कुत्तों पे डालता है। कुत्ते फिर भाग जाते कुछ समय के लिए, 2-3 मिनट रुकता है, कुत्ता आ तो नहीं रहा, मगर कुत्ता नहीं आता। मगर कुत्ता बार बार उस गाड़ी के पास ही आके रो रहा था।
उसको भी लगा क्या हो गया, कुत्ता बार बार इस गाड़ी के पास क्यों रो रहा है। मगर फिर भी उसने ध्यान नहीं कि नींद का समय भी था, ठंड भी था, कुत्ते को भी भगाना था, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और कुछ ऐसा दिमाग भी में भी नहीं था उसके। तो ठीक है भैया, वो आके दोबारा सो गया। सोया तो नहीं था मगर बेचैनी सी थी। 15 मिनट के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कुत्ते की साउंड इस बार और ज़्यादा अलग तरह की थी, वो अलग तरीके से रो रहा था। अब एक नहीं 2-3 कुत्ते थे। अब सनी जी को सोचा आज तो भैया मेरी नींद तो खराब हो ही गई है, आज इन कुत्तों की खैर नहीं। वो कहता कुत्ते तुमसे नहीं बचेगा। सेम सनी जी ने भी सोच लिया आज तो इन कुत्तों की खैर नहीं। भाई साहब ने भरी बाल्टी लिया मग्गा। कहते हैं जब अब हम वॉर मोड में आते हैं, आज तो या तो कुत्ते नहीं या फिर हम नहीं, आज तो इन कुत्तों को खदेड़ के ही दम लेंगे। तो सनी जी ने भी यही सोच के बाल्टी भरी, मग्गा लिया, पहुंच गए अपने घर की बालकनी पे। तो उन्होंने लिया मग्गा और कुत्तों पे ऐसे फेंका, कुत्ते भाग गए। सोचा अब दोबारा आएंगे ना तो मैं यही इंतज़ार करता हूँ, दोबारा इनको भगाऊंगा, देखता हूँ कब तक बैठे रहेंगे। और मैं भी आज नींद तो खराब हो चुकी है, आज तो इनको भगा कर ही चैन लूँगा। तो सनी जी भी 10-15 मिनट छत पे खड़े रहे और गाड़ी को देख रहे, कुत्ते आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे। अचानक उन्होंने देखा कि गाड़ी का दरवाज़ा हल्के से खुला है, उसके अंदर एक धुंधली सी आकृति जा रही है जो धुएं की तरह थी। बताते हुए मुझको थोड़ा सा डर लगने लगा। एक अलग सी आकृति धुएं वाली निकली है। धीरे धीरे उसने एक मानव आकृति ले ली है। वो उतरी, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ उसका। चलते चलते थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद वो आकृति चली गई। अब यहाँ सनी जी के तो हालत खराब। अब बाल्टी संभालें, मग्गा संभालें, खुद को संभालें, जीना भी उतरना है। पसीने से तरबतर, सर्दी की सर्द रात में ताबड़तोड़ वो भागे जीने की तरफ। कहते जब बच्चा डरता है सबसे पहले माँ के पास आके लेटता है, चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा क्यों ना हो। अब सनी जी की भी हालत ऐसी थी, वो भाग के गए और माँ की रजाई में छुप गए। माँ ने पूछा क्या हुआ? नहीं मम्मी, थोड़ा सा ऐसे ही। माँ को हक करके सनी सो गया। सुबह काफ़ी देर बाद आँख खुली, सनी उठा। उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। उठा, तैयार हुआ और कॉलेज चला गया। अब डर तो था, अब वो गाड़ी भी देख रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई है और अंकल भी यहीं हैं। और उस गाड़ी को देख के सनी जी बहुत बेचैन थे, क्या करें। तो अब वो उस अंकल के पास गए जिनकी वो गाड़ी थी। तो उसने बताया अंकल जी ऐसा हुआ। अंकल बोले कि अंकल रोज़ तो आप गाड़ी पार्क में खड़ी करते, आज घर के पास क्यों खड़ी की थी आपने? बोले बेटा बात ये हुई कि जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, उनकी माँ को कल रात हार्ट अटैक हुआ था और साहब ने मुझे बुला लिया था। तो मैं गाड़ी लेके साहब के बंगलों पे गया और वहाँ से उनकी माताजी और परिवार को लेके हॉस्पिटल गया। मगर हुआ क्या कि बीच रास्ते में माताजी का निधन हो गया। हॉस्पिटल लेके औपचारिकता की और उनके शव को दोबारा घर छोड़ना पड़ा। और ये सब काम करते करते मैं 1 बजे के आसपास घर आया, क्योंकि पार्क में काफ़ी गाड़ियाँ लग चुकी थी। तो मैं सोचा कहाँ पार्किंग ढूंढूंगा, थक भी गया था पूरे टाइम और सर्दी बहुत थी। तो मैं गाड़ी घर के पास ही लगाई और अंदर जाके सो गया। अब सनी जी को काटो तो खून नहीं। दरअसल में माता जी का शरीर तो चला गया था, मगर आत्मा उस गाड़ी के अंदर ही अटक के रह गई थी। कई बार हमारी आत्मा स्टक हो जाती है कहीं ना कहीं। तो माता जी की आत्मा उस गाड़ी के अंदर थी। और जब वो कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते उस चीज़ को देख पा रहे थे जो हमारी इंसानों की नज़रें नहीं देख पाती है। वो भौंक रहे थे उसके ऊपर कि भाई कोई है गाड़ी में, कोई है गाड़ी में। सनी क्योंकि उन कुत्तों से परेशान था, वो इसलिए बालकनी में आया था। नॉर्मली लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कुत्ता भौंक रहा है। जो पुराने लोग हैं उनको लगता है भाई कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, तो भैया कुछ देखो, कुछ कष्ट तो नहीं है या कुछ बात तो नहीं है। कई बार हमारी आंखें वो चीज़ नहीं देख पाती जो जानवर लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर जानवर वो चीज़ को देख रहे थे और जो सनी नहीं देख पा रहा था। सनी ने तब देखा जब उसके आंखों के सामने से आकृति गई।
और सनी जी की तो हालत ख़राब। कुछ दिनों तक हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ किया उन्होंने, और समय के साथ साथ ये जो बात थी धूमिल होती चली गई। तो तभी कहते हैं कि कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं मगर होती हैं। ऐसे ही जो हमारी सोल्स हैं होती हैं। सोल्स क्या हैं? आज हम जिस शरीर में नहीं हैं वो शरीर कल ना हो और उस शरीर से हम दोबारा दिख जाएं तो ये सोल है। क्योंकि आकृति तो वही है, क्योंकि हम उसको उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में हमें उसको जब जिंदा थे तब जानते थे। तो हम कहते भाई भूत भूत भूत। भूत कुछ नहीं है, हम ही वर्तमान है और हम ही भूत हैं। तो इस कहानी का ये रहा। तो ये सनी जी का एक व्यक्तिगत अनुभव था जो उन्होंने हमसे साझा किया, और उनके काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी कहानी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो सनी जी, आपके द्वारा बताई गई स्टोरी, अमित जी तो थे नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं ही बोल लूँ। तो सनी जी, उम्मीद करती हूँ आपने जो ये स्टोरी हमें बताई उसके साथ मैं पूरा इंसाफ कर पाई। अब मैं आपके सामने एक दूसरी स्टोरी लेके आ रही हूँ। ये भी सनी जी ने हमें भेजी है कानपुर से। ये बहुत छोटे छोटे किस्से हैं। कहते हैं जिसको जो खोजता है उसको वो ही दिखता है। हमें अगर एक और पैरानॉर्मल चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उसके प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं। हम अपने आसपास, इवन ये कहेंगे, हम अपनी संवेदनाओं से बहुत सजग हो जाते हैं। हम अपने आसपास वो चीज़ महसूस करने लगते हैं। हमें हर चीज़ में से लगता है कहीं कुछ आसपास है तो नहीं। तो सनी जी के साथ ये जो केस हुआ था उसके बाद सनी जी काफ़ी सजग हो गए थे और धीरे धीरे इसी तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेने लगे। तो एक बार उनके मित्र ने अपनी एक स्टोरी साझा की अपने पिताजी की, कि उनके पिताजी कानपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर LML कंपनी में उनके पिताजी काम करते थे। नाइट शिफ्ट होती है अक्सर, मॉर्निंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग, ये शिफ्ट हुआ करती थी। तो ये शिफ्ट, जो सेकंड शिफ्ट के जो लोग थे वो 6 बजे अपने काम पे पहुंच जाते थे। और जाहिर सी बात है जब छुट्टी होती थी 12:30-1 बजे तक छुट्टी होती थी, और रात के समय सब लोग साथ साथ निकलते थे। और सब साथ साथ निकलते, जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है, कहीं 6 लोगों का ग्रुप है, कहीं 10 लोगों का ग्रुप है, ग्रुप में लोग जाते थे और धीरे धीरे अपने अपने रास्तों पे निकल जाते थे। सनी जी के मित्र के पिताजी थे, वो भी नाइट शिफ्ट से निकले थे। अपने 3-4 मित्रों के साथ ये अपनी कंपनी से निकले। 2 मित्र इस रास्ते चले गए, 2 मित्र इस रास्ते चले गए, और एक मित्र इनके साथ साथ चल रहा था। तो सनी जी के जो दोस्त के पिताजी थे, उनका जो घर था वो नहर पार करने के बाद आता था। तो उनके जो मित्र थे वो नहर से पहले रहते थे, वो जाहिर सी बात है इधर निकल गए। अब सनी जी के मित्र अपने के पिताजी साइकिल पे थे, तो उन्होंने अपनी साइकिल पे बैठे और वो पुल की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। अब वो पुल चढ़ ही रहे थे तो उन्होंने देखा पुल के बीचों बीच कोई आदमी चादर लेके लेटा हुआ है। जाहिर सी बात है लोग अक्सर पुलों के पास चादर लेके सो जाते हैं, जिसे मतलब जिनके पास घर नहीं है कुछ भी, एक चादर लेके सफ़ेद सो जाते हैं। तो वो पुल पे अपनी साइकिल चला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो आदमी अचानक उठा और पुल से उसने जंप लगा दी पानी के अंदर, और उन्होंने भी साइकिल भगाई। अरे भाई कोई कूद गया, कोई कूद गया, कोई कूद गया। उन्होंने पुल से झांक के देखा, पानी तो नीचे शांत था। अब कोई आदमी इतनी ऊंची से कूदेगा तो जाहिर छपाक की आवाज़ के साथ सारे में लहरें फैलेंगी, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी बिल्कुल शांत बह रहा था। तो उन्हें लगा शायद मेरी आंखों का वहम है, और वो चल दिए। उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा, वो चादर वाला आदमी दोबारा वहीं पर था। अब तो भाई अंकल जी के होश गायब, डर गए, फटाफट साइकिल को पैडल लगाए और घर की तरफ रवाना हुए। बाद में जो उन्होंने अपने मित्रों से ये इस बात का चर्चा की तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद चादर में था, पुल के पास खड़ा था, खुद गिरा या पैर फिसल गया, कुछ साफ मालूम नहीं, वो यहाँ से गिर के मरा था। अब कहते हैं कि हम अचानक कभी मरते हैं तो वो एक लूप में आत्मा फंस जाती है,
वो ही प्रक्रिया बार 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 करती है। अक्सर हमारे साथ भी घरों में होता है कि हम चाबी लेने आए हैं, चाबी ले ली, फिर दूसरे काम ले, अरे फिर याद चाबी लेनी थी, फिर जाते हैं। ऐसे एक काम को 4 बार हम भी कई बार घरों में कर जाते हैं, मगर हमें याद आ जाता है भाई हमारे लेना है, याद करके ले जाते हैं। मगर आत्मा जो इस शरीर को छोड़ चुकी है, मगर वो उस लूप में फंसी हुई है, वो कंटिन्यूटी वही काम करती है, कूदती है फिर आती है, कूदती है फिर आती है। वही उस आत्मा के साथ चल रहा था। अब अंकल जी ने तो सोचा भैया अब रात को उस रास्ते तो जाएंगे नहीं, तो अंकल जी ने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि वो शॉर्टकट था इसलिए उस रास्ते से जाते थे। उन्होंने सोचा शॉर्टकट नहीं लेना भाई, लॉन्ग कट से चलो मगर सुरक्षित घर पहुँचो। इसलिए कहते हैं शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए, लॉन्ग कट लो, सुरक्षित पहुँचो। तो ये थी सनी जी की भेजी गई तीसरी स्टोरी। अब चौथी स्टोरी सनी जी ने हमसे और साझा की। छोटा सा किस्सा है, बताती हूँ आपको, और आपने शायद ऐसा अपने आसपास कहीं सुनाओ, मगर मैं चाहती हूँ सनी जी की स्पेशली बोला है कि आप ये स्टोरी और साझा करो। तो स्टोरी ये रही, सनी जी के फूफा जी जो कि एक पुलिसमैन हैं। अब पुलिस वालों की क्या होता है कि भाई जब भी कोई चुनाव वगैरह आते हैं तो उनकी अलग अलग गाँव में ड्यूटीज़ लग जाती है। तो सनी जी के फूफा जी की भी ड्यूटी लगी गांव में। ये बागपत के पास एक गांव है, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो भैया उनके साथ उनकी बटालियन के जितने भी लोग थे चले गए गांव में। दिन भर संभालना, क्या हो रहा कार्यकर्ताओं संभालना, चुनाव प्रचारों संभालना, और रात को पुलिस वालों की गश्त होती है, भाई इलाके में कोई असामाजिक गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं, चुनाव प्रचार में कोई बाधा तो नहीं है, कोई शराब तस्करी किसी भी चीज़ की कुछ हो तो नहीं रहा, तो पुलिस गश्त बढ़ जाती है। तो ये गश्त चलती थी सुबह शाम सुबह शाम। गर्मी के समय था, दिन भर खड़े हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी वैसे ही बड़ी हार्ड हुआ करती है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। तो वही हाल इनके फूफा जी का भी था। दिन भर की तपन से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने अपने कंपनी से विनती करके उस दिन शाम को विश्राम ले लिया। गाँव में कोई होटल वगैरह नहीं होता और इतनी सुविधाएं भी नहीं होती है, तो उन्होंने पूरी कंपनी को एक स्कूल के अंदर ठहराया था। पूरे जो जितने भी जवान थे एक स्कूल में ठहरे हुए थे, तो वहीं पर ये उनका खाना पीना सब चलता था। तो ठीक है, पूरी कंपनी तो उनकी चली गई गश्त पे। अब फूफा जी थे वहाँ पे अकेले, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो वो थोड़े आराम कर रहे थे। तो फूफा जी को थोड़ी तलब थी सिगरेट पीने की, जो हर आदमी में होती है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो तलब के चलते उन्होंने सोचा चलो यार एक आधा सुट्टा ही लगा लिया जाए, कोई है भी नहीं, बोलने वाला कौन है, आराम से थोड़ा टहलूँगा, फ्रेश हवा में जाऊँगा, थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा, चलो एक आधा सुट्टा लगा लेते हैं। फूफा जी अपनी सिगरेट निकालते हैं, मुंह में लगा के अच्छे से लाइटर जलाते हैं और एक अच्छा सा गाना गुनगुनाते हुए सिगरेट की कश लगाते हुए घूम रहे होते हैं। स्कूल के बरामदे में घूमते हैं, फिर सोचते हैं एक आदमी होते हैं ना, भाई पीछे भी देख के आऊँ क्या है यहाँ पर। तो फूफा जी सिगरेट का गश लगाते हुए आराम से हल्का गुनगुनाते गुनगुनाते स्कूल के पीछे की तरफ चले जाते हैं। चलते रहते हैं, हर आदमी का आदत कि सीधा नहीं चलता, वो इधर भी देखेगा वो उधर भी देखेगा। वही हाल फूफा जी का था, वो बेचारे इधर भी देख रहे थे उधर भी देख। अचानक उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर भंडार गृह था स्कूल का, जहाँ पर अल्पाहार बनता है बच्चों का। उन्होंने खिड़की में देखा एक बच्चा अंदर खेल रहा था। उन्होंने सोचा कि भैया ये 5:30 से 6 के समय ये कौन बच्चा है, कहीं अंदर गलती से बंद तो नहीं रह गया। उन्होंने मुंह में मेरी सिगरेट लगाई और दरवाज़ा खोला, और उस बच्चे का, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरे घर वाले परेशान होंगे, जा अपने घर पे, थोड़ा डांटते हुए, क्योंकि पुलिस वालों की आवाज़ तो वैसे बड़ी रोबीली होती है। उन्होंने ऐसे कहा जा अपने घर पे, यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बच्चा निकल गया। फूफा जी अपना कमरा बंद करके फिर अपना थोड़ा आगे तक चले गए और टहलते टहलते थोड़ा लंबा राउंड लगा के थोड़ी फ्रेश हवा लेके थोड़ा अच्छा फील कर सकें, अपना वापस आ गए। वो पीछे होते हुए वो आगे की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दोबारा देखा कि वही बच्चा स्कूल की बाउंड्री वॉल में बैठा हुआ है, और बाउंड्री वॉल कोई 6-7 फीट ऊपर थी और बच्चा 6-7 साल का था। फूफा जी ने इस वक्त थोड़ा लहजा अपना कड़क किया, तुझे सुनाई नहीं देता,
कितनी बार का अपने घर जा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तू यहाँ बैठा है। बच्चे ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसने उनको देखा और पीछे मुड़ के धम से कूद गया। अब फूफा जी बोले, अरे यार डांट दिया, हाथ पैर टूट गए तो गांव वाले ऐसे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे बच्चे को डांट दिया। फूफा जी घबरा के, बच्चे को चोट ना लग जाए, वो स्कूल के गेट से निकलते हुए पीछे की तरफ आए जहाँ वो बच्चा कूदा था। देखा तो वहाँ तो बच्चा था ही नहीं। वहाँ तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, कोई 7-8 फीट गहरा गड्ढा, शायद इससे भी ज़्यादा था, मे बी 10-15 फीट बता रहे हैं, इसके आसपास का गड्ढा था। उस पर झाड़ियाँ रखी हुई थी। क्या झाड़ियों पे बच्चा गिरता तो बच्चे को चोट लगती, बच्चा आसपास होता, कि वो तुरंत ही निकल के आए थे। वो आगे पूरे खेत ही खेत थे। उन्होंने सोच क्या पता सुरक्षित साइड में कूद गया हो, सुरक्षित घर से साइड में निकल गया हो। तो फूफा जी ने इस बात को विशेष ध्यान नहीं दिया। अपना थोड़ा सा असमंजस में होते हुए अपने जगह पे आके सो गए। बाद में उसके मित्र भी आ गए, बात आई गई हो गई। तो नेक्स्ट डे जब स्कूल लगा तो उन्होंने ये बात स्कूल के हेडमास्टर से डिस्कस की। भैया आपके स्कूल का एक बच्चा कल तो भंडारगृह में खेल रहा था, मैंने उसको भगाया था, तो आप ध्यान करके खोला, मतलब स्कूल जब जाते हो चेक किया करो कोई बच्चा रह ना जाए। एक बच्चा रह गया था। तो मास्टर जी ने बोला कैसा बच्चा था, किस उम्र का था? उन्होंने बताया कोई 6-7 साल का बच्चा था। कहता आपको भी दिखा था क्या? फूफा जी बोले आपको भी दिखा था, इससे क्या मतलब हुआ आपका? क्या भाई साहब उसको गए हुए तो 4 साल हो गए उस लड़के को, वो अक्सर लोगों को दिखता है। और वो लड़का बाद में आपको बाउंड्री पे भी दिखाई दिया था? वो बोले हाँ वो मुझे बाउंड्री पे भी दिखा था, मुझे डर लग रहा है, सॉरी। उन्होंने कहा हाँ मुझे वो बाउंड्री पे भी दिखा था वो बच्चा। कहता देखो जो ये गड्ढा है ना, पहले इस गड्ढे में पानी भरा होता था, जो जानवर पीते थे। वो बच्चा खेल खेल में एक दिन इस बाउंड्री पे ही चढ़ गया था और पैर फिसल गया और वो इस गड्ढे में गिर गया और उससे उस बच्चे की मौत हो गई। अक्सर ये बच्चा शाम को इसी स्कूल में मिलता है, यहीं पर खेलता है और यहीं से इस दीवार से कूद के गायब हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, शायद आपका पाला पहली बार पड़ा है। फूफा जी अब इस बात को सोच के ही बहुत भयंकर परेशान हो गए थे, हुआ क्या मेरे साथ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जिस बच्चे से कल वो बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चा जवाब तो नहीं दे रहा था, वो उनके कहे जितने भी इंस्ट्रक्शन से उनको मान रहा था, बात नहीं कर रहा था। देख रहा था, बात नहीं कर रहा था, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। कमरे से भी निकल गया, थोड़ी देर गायब भी चला भी गया, फिर आया बाउंड्री वॉल पे चढ़ा गया, उन्होंने डांटा तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप कूद के भाग गया। इससे आदमी ये सोचेगा ना भाई हाँ गाँव का छोटा मोटा बच्चा होगा, खेल रहा होगा, चला गया। उन्हें क्या मालूम था, ये तो कुछ और ही था। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम जाते हैं, कोई मिलता है अचानक और कोई रिएक्शन दिए बिना हम उससे बात करते हैं, वो चला जाता है। हर कोई भूत तो नहीं होता, मगर हाँ कई बार ऐसे लोग भी टकराते हैं हमें लाइफ में और हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग इतने सजग नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेके। मगर जो लोग सजग हैं वो उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए अनजान जगह, अनजान लोग और अनजान रास्ते से हमेशा बच के रहना चाहिए। कब कहाँ आपसे कौन टकरा जाए इसका इल्म ना आपको है ना हमको है। तो आप सावधान रहें, सभी तरह की सतर्कता का पालन करें और खुश रहें। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी अच्छी स्टोरियाँ हमारे चैनल पे दोबारा भेजेंगे, जिससे आपका और हमारा संपर्क लगातार बना रहे। आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। तो आशा करती हूँ एक अच्छी स्टोरी के साथ जो आप लोगों द्वारा भेजी जाएगी हम उसको आगे बोल सकेंगे। आपको आज का फॉर्मेट कैसा लगा, मेरा आना आपको कैसा लगा, कृपया अपना कमेंट्स में बताइएगा। और जो भी कमियाँ हैं उसको नज़रअंदाज करिए। कुछ कमियाँ हर आदमी में होती हैं, मैं पहली बार माइक और कैमरा फेस कर रही हूँ। जो कमी है उसको आप ध्यान मत देना, थोड़ा सा ध्यान मत देना और मेरा आगे बढ़ने में
सहायता करिए। धन्यवाद।